हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं हूं कौशिकी द्विवेदी और मैं हूं एक गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो आप जानना चाहेंगे कि मेरी डिलीवरी कैसी हुई थी, क्या हुआ था, एक गायनेकोलॉजिस्ट की डिलीवरी कैसी चली और कितना इंटेलिजेंटली या नॉन इंटेलिजेंटली मैंने बिहेव किया था मेरे टाइम पे। चलिए देखते हैं। ये है बात सन 2000 की, जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरा एक ही बेटा है। तो उस समय की बात मैं आपको बताऊं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी 2000 में थी, दैट वाज काइंड ऑफ सिमिलर, एटलीस्ट गुड़गांव दिल्ली रीजन में तो वो वैसी ही थी जैसे कि आज के टाइम में मिलती है। ऐसे ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल थे, ऐसे ही अच्छे अच्छे डॉक्टर थे और ऐसी ही सारी सुविधाएं थी। तो मेरी मासी हैं जो खुद गायनेकोलॉजिस्ट हैं, काफ़ी वेल नोन है, काफ़ी सीनियर हैं। तो ऑब्वियसली घर में ही गायनेकोलॉजिस्ट था और मैंने स्टार्ट किया अपना एंटीनेटल केयर उनके साथ में। सच मानिए मैं बाय द टाइम खुद से ही गायनेकोलॉजिस्ट थी। मैंने अपना जस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया था और मैं एक एमडी गायनी थी। पर मेरी सारी प्रेगनेंसी के दौरान मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती थी कि मूवमेंट्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। सारे क्वेश्चन ही नहीं आते थे दिमाग में, ठीक है। और मेरा काम था खाना पीना, आराम करना, मूवीज देखना एंड दैट वाज इट। तो आराम से प्रेगनेंसी चल रही थी, चलते 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 अनइवेंटफुल प्रेगनेंसी रही। बहुत कुछ उसमें ड्रामा नहीं था। मैंने इवन रोलर कोस्टर राइड भी किया और सब कुछ किया उसके दौरान। ताजमहल गई, इधर उधर सब घूमा फिरा। और जब मैं 38 वीक्स मेरी प्रेगनेंसी हुई तो मुझे एक दिन लगा कि यार ये अपने यूरिन पे कंट्रोल क्यों नहीं है, कि ऐसा क्यों लग रहा है कि पेशाब पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो देखा मैंने सोचा यार पता नहीं हो रहा है, क्लीन किया। फिर उसके बाद लगा कि फिर थोड़ी देर में गीला हो रहा है। अब आप मानिएगा मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट थी ऑब्स गायनी में, पर मुझे ये नहीं लग रहा था कि मुझे मेरा वाटर बैग रप्चर हो गया है। तो जब पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि भाई उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है, आई कैन वेरी वेल रिलेट टू देम, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम में नहीं आ रहा था कि ये लाइकर हो सकता है। मुझे बस लग रहा था कि क्यों गीला गीला है। तो मैंने बताया मेरी मासी को, उन्होंने कहा आ जाओ तुम हॉस्पिटल आ जाओ और तुम्हारा अल्ट्रासाउंड स्कैन कराते हैं। तो उन्होंने करवाया मेरा अल्ट्रासाउंड स्कैन और अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो थी उन्होंने बोला कि जो लाइकर है यानी बेबी के सराउंडिंग जो फ्लूइड है वो तो बहुत ही ठीक अमाउंट में लग रहा है, तो रप्चर्ड मेम्ब्रेन तो लग नहीं रहा है। मेरी मासी ने मेरा एग्जामिनेशन किया, उनको भी वहाँ पे कोई लाइकर नहीं दिखाई दिया। बट वो गीलापन चलता रहा और वो काफ़ी था, मतलब सिग्निफिकेंट था। बट सच मानिए मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि वो लाइकर हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ मुझे बिल्कुल याद है, संडे का दिन था, मॉर्निंग में 9 बजे के करीब मेरे को पेट में बड़े जोर से दर्द आया। मैं सोचा यार ये क्या हो रहा है, बहुत जोर का दर्द है, लगता है पेट खराब है, ऐसा कुछ है। अच्छा, अभी इतने जोर का दर्द था कि अभी मैं उससे सांस अपनी बाहर उससे आ ही रही थी, तब तक फिर एक जोरदार दर्द आया। मैं कहा यार ये कुछ डिफरेंट लगता है, आज तक तो मैंने जिंदगी में ये फेस किया नहीं। सच मानिए तब भी मुझे नहीं लग रहा था कि ये लेबर पेन हो सकता है। जो वो वाटरी डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ था, इसको मैं यूरिन समझ रही थी, उसके 2 दिन के बाद ये कंट्रैक्शंस हो रहे हैं, जो मुझे मालूम नहीं था उस समय ये कंट्रैक्शन है। थोड़ी देर में तो मेरे मुंह से आह निकलना शुरू हो गया। और घर में मेरे फादर, मेरी मदर, मेरा एल्डर ब्रदर, भाभी, वो सारे के सारे टेंशन में आ गए। उनको लगा ये क्या हो रहा है। और देन माय मदर रियलाइज्ड कि ये तो लेबर पेन है। अच्छा जी, जब ये स्टार्ट हुआ तो 10 था और 10:30 तक हमें टाइम लग गया सोचने में कि लेबर पेन में। तो हमने जब ये कन्वे किया मेरी मासी को, उन्होंने कहा पता है क्या, आप हंसोगे सुन के, उन्होंने कहा पता है जो हॉस्पिटल है जिसके साथ वो एसोसिएटेड थी, 12 बजे से बिलिंग का टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम 12 बजे के बाद जाके एडमिट होंगे ताकि बिलिंग जो है वो उसके हिसाब से हो। मैंने कहा ओके। लेकिन थोड़ी देर में पेन की इंटेंसिटी इतनी बढ़ने लग गई कि मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या बोल रहे हो आप लोग, 2 घंटे तक मैं घर पे बैठे रहूं कि 12 बज जाए, मुझे ले चलो, अभी ले चलो। तो बस ठीक है, फिर क्या था, फटाफट सारा कुछ किया गया, ड्राइवर को बुलाया गया और देन हम पहुंचे हॉस्पिटल। वहां पहुंच गई मेरी मासी
और साथ में पहुंचे घर वाले। अब मेरा पेन इतना ज़्यादा था कि मेरे ब्रदर ने बोलना शुरू कर दिया था, इसको एपिड्यूरल दिलवाओ, इसको एपिड्यूरल दिलवाओ, कहीं इसको कुछ हो नहीं जाए। बिकॉज था मतलब लेबर पेन जेन्युइनली बहुत स्ट्रांग होता है। एंड आई हैव ऑल माई एम्पैथी फॉर द लेडीज हु आर यू नो crying in pain when they are in labor because it is really intense and by the time आप सोचते हो कि अरे पेन गया, तब तक दूसरा आ जाता है, और जब आप उससे वापस आ रहे हो तो फिर तीसरा आ जाता है। ठीक है, तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही क्योंकि वो हॉस्पिटल में मेरी मासी काम करती थी और सारे के सारे जो डॉक्टर्स थे उनके नोन थे, तो एनेस्थेटिस्ट इमरजेंसी में मिल गई। उन्होंने देखा मैं आई वॉज डूइंग लाइक, जब पेन आ रहा था उन्होंने देखा, वो घबरा गई। उन्होंने मुझसे बोला क्या हो रहा है तुम्हें, तुम क्यों कर रहे हो? मैंने कहा यार दर्द आ रहा है। और जब आपको पेन होता है ना तो आपको ये नहीं समझ में आता कि कौन बड़ा है, बूढ़ा है, हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ नहीं समझ में आता। सो मैंने कहा पेन हो रहा है, पेन, ओके फाइन। एनीवेज फिर मुझे एग्जामिनेशन रूम में ले जाया गया और मेरी मासी ने एग्जामिन करके मेरे को बोला कि देखो भाई तुम ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर्स तो हो, लेकिन बेबी का हेड अभी ऊपर है, तो एक ऑप्शन है तुम्हें खुद से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, हम तुम्हें छोड़ देंगे लेबर प्रोग्रेस हो, बट क्योंकि बिग साइज बेबी है हो सकता है अंत में जा करके इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करना पड़े, वैक्यूम करना पड़े, फोर्सेप्स करना पड़े। दूसरा ऑप्शन है कि हम स्ट्रेट अवे सिजेरियन करें। अब देखो भाई, लोग जब आते हैं डॉक्टर के पास उनको मन में 75 डाउट होते हैं कि डॉक्टर उनके भले के लिए कर रहा है काम या वो अपना पैसा कमाने के लिए कर रहा है, पर यहाँ तो दिल में ऐसा कोई खोट था ही नहीं ना। मैंने कहा मासी आपको जो सही लगता है आप वो करो, मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत है आपको, ठीक है। उन्होंने कहा भाई हम सिजेरियन करेंगे। हमने कहा ज़रूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब तक तो मेरा हाल बहुत ही बेहाल हो चुका था पेन से, सच मानिए। तो मुझे जब ले जाया गया ओटी में तो वहाँ पे जो एनेस्थेटिस्ट मिले वो मुझको जब मैं बच्ची थी तब से वो जानते थे, तो ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू मेक मी कंफर्टेबल। उन्होंने सारे कुछ मेरे को खाना की ओर ध्यान करा रहे हैं कि ये खाओगी डिलीवरी के बाद, वो खाओगी, ताकि मेरा ध्यान इधर उधर जा सके। एनीवे मैंने कहा यार मैं समझ रही हूँ अंकल कि आप मेरा ध्यान इधर उधर बटाना चाह रहे हैं, पर प्लीज़ अभी मुझे स्पाइनल एनेस्थीसिया दे दीजिए ताकि जल्दी से सिजेरियन हो जाए और मेरा पेन जो है वो कम हो जाए। अगर आप सिजेरियन नहीं करना है तो आप मुझे एपिड्यूरल दे दीजिए। खैर एनीवेज तो उन्होंने स्पाइनल दिया मुझे और एक बार में ही स्पाइनल नीडल अंदर थी। और जैसे ही स्पाइनल का इफेक्ट आया मैंने सोचा हे भगवान, दुनिया में अगर सबसे अच्छी कोई चीज़ है तो वो स्पाइनल एनेस्थीसिया है। लाइक मेरा टोटली पेन जो इतना सीवियर इंटेंसिटी का आ रहा था वो जा चुका था। एंड उसके बाद तो सेम माई मासी इज़ अ वेरी वेरी एबल गायनेकोलॉजिस्ट जो कि इवन कैंसर सर्जरीज भी करती हैं, तो मुझे तो कोई ऐसा डर था नहीं कि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन होने वाली है जिसको कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगी। तो मैं बहुत ही आराम से थी, आराम से सिजेरियन हो गया, बेबी डिलीवर हो गया, बेबी को मुझे दिखाया गया। तो मैंने कहा ठीक है इसको आप मेरी मदर को दिखा दो जो कि बाहर खड़ी थी। सो उनको दिखाने के लिए वो ले गए और फिर मेरी सर्जरी हो गई। सिजेरियन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, 30 मिनट में इट वॉज डन एंड ओवर एंड आई वॉज आउट ऑफ द ओटी। ठीक है, तो वहाँ पहुँचे फिर वो सारे लोगों में ये खुसुर होने लगी कि वो डॉक्टर खन्ना की नीस जो है ना वो डिलीवर्ड है और वो पर्टिकुलर जगह पे है। तो एक हॉस्पिटल्स में भी VIP सिंड्रोम हो जाता है कि उसका स्पेशल किसी के स्पेशल की स्पेशल है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि ऐसा कुछ भी टेंट्रम ना थ्रो करूँ, बिकॉज दिस इज़ अ बैड थिंग टू डू, राइट। इफ पीपल नो यू, ऐसे करना जैसे कि हेल्थ केयर स्टाफ का कोई वजूद ही नहीं है या मैं कोई सुपर हूँ, तो वो नहीं करना चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बताती हूँ और क्या हुआ। मैं वहाँ पे रही 2 दिन में, मासी ने 2 दिन के बाद बोला यू आर फाइन, चलो हम घर चलते हैं। और यहाँ पे ऑब्वियसली मेरी मासी ने मेरे से कोई पैसा नहीं लिया सिजेरियन सेक्शन का, पीडियाट्रिशियंस ने कोई पैसा नहीं लिया, जबकि पोस्ट डिलीवरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी मेरे बेबी में। उसको जल्दी न्यूनेटल जॉन्डिस हो गया था और जिसके लिए कि उसको रहना पड़ा, 3-4 दिन रहना पड़ा नर्सरी में। तो उन डॉक्टर्स ने दिन रात उसकी देखभाल की, बट उन्होंने कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया। और जो एनेस्थीसिया टीम थी उन्होंने भी कोई पैसा चार्ज नहीं किया। हाँ, हॉस्पिटल के रूम का जो है पैसा वो भी देना पड़ा और हॉस्पिटल से रिलेटेड जो भी खर्चा था वो सारा कुछ देना पड़ा एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर फीस। तो उन्होंने छोड़ दिया था मेरी मासी के कंसिडरेशन से, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई वाज आल्सो अ गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है,
जो बिल अंत में थी, जो भी कुछ थी, वो मेरी मासी ने पे किया, ठीक। तो और उसके बाद फिर नर्सरी से जितने दिन 3-4 दिन तक मेरा बेटा नर्सरी में था, इट वाज रियली रियली ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस, क्योंकि इतने छोटे असहाय बच्चे को आप देखते हो, नीडल्स जा रही हैं, ये जा रही हैं, रोस्टिंग हो रही है विद द यूवी लाइट। इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर द न्यू मदर, बट ठीक है, वो भी निकल गया। अच्छा, तो अब क्या हुआ इस कहानी से, आप समझिए कुछ चीज़ें। मैं जबकि क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट थी, तो भी मुझे समझने में ये दिक्कत हुई कि ये लीकेज ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हो रहा था, ये मुझे नहीं समझ में आया था। और अभी मैं काफ़ी श्योर हूँ, लाइक इतने साल ऑब्स गायनी प्रैक्टिस करने के बाद, इतने केसेस देखने के बाद, आई एम श्योर दैट इट वाज एमनियोटिक फ्लूइड ओनली एंड नथिंग एल्स। बट वो फिर भी डायग्नोज नहीं हो पाया था, जबकि मेरी खुद की मासी बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और वो जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, वो भी काफ़ी क्वालिफाइड हैं। तो ह्यूमन बीइंग से कभी कभी डायग्नोसिस में एरर हो जाता है, जिसको लेकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले का इंटेंशन जो है बुरा है, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरी डिलीवरी एक सिजेरियन सेक्शन थी, और यहाँ पे आपने देखा कि किसी का भी कोई बैड इंटेंट नहीं था। डॉक्टर जिसने कि मेरा सिजेरियन किया, उसने खुद उस बिल को पे किया, राइट। सो ऑब्वियसली उनका इंटेंट नहीं हो सकता है। तो क्या रीज़न था, क्यों कई बार डॉक्टर्स जो हैं वो डिसीजन लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि अनइंडिकेटेड सिजेरियंस नहीं होते, मैं ऐसा भी नहीं कहती कि सारे के सारे डॉक्टर जो है वो गुड इंटेंट से ही सिजेरियंस कर रहे होते हैं। उसके पीछे कई बार मनी मेकिंग भी एक रीज़न होता है, एंड आई डोंट डिनाई इट एट ऑल। बट हर किसी को ये लेबल कर देना कि जो भी सिजेरियन कर रहा है वो अनइंडिकेटेड कर रहा है, वो गलत है। और द रैशनल कि क्यों मेरा सिजेरियन हुआ था, वो मैं आपको बताती हूँ। हम डेफिनेटली ट्राई कर सकते थे, इट वॉज अ ग्रे एरिया, वी कुड हैव ट्राइड। जब भी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी होती है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ठीक ठाक होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वैक्यूम और फोर्सेप्स के कारण से बेबी को माइल्ड ट्रोमा हो सकता है हेड में, या बेबी को नर्सरी में रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, या मिनिमल ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बेबी के ब्लड में, के ब्रेन में, सॉरी। सो उससे क्या हो सकता है, कुछ ज़्यादा नहीं होगा और आपको दिखाई भी नहीं देगा कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उसको 2% या 3% भी उस ऑक्सीजन की कमी के कारण से ब्रेन में असर पड़ता है, तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ की इतना ज़्यादा कंपटीशन है, हर 1%, 2%, 3% जो भी बेनिफिट आपके चाइल्ड को मिल जाता है, वो मैटर करता है। एंड दैट वॉज द रीज़न माई मासी टुक अ डिसीजन इन फेवर ऑफ her niece and the grandchild, that she thought it was a better idea कि सिजेरियन सेक्शन किया जाए, ना कि नॉर्मल डिलीवरी, जो कि एक डिफिकल्ट नॉर्मल डिलीवरी होती, उसको किया जाए। तो ये थी मेरी कहानी। एक तो मैं शेयर करना चाहती थी कि गायनेकोलॉजिस्ट इज एज ह्यूमन एज यू आर, उनके साथ भी वही सब कुछ होता है जो आपके साथ होता है। दूसरे, हमेशा शक की नज़र से ना देखें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, ठीक है। और मैं आगे भी आपके साथ में अपनी ज़िंदगी की बातें शेयर करती रहूँगी, और अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कुछ इसमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका भी जवाब दूंगी। और अगर आपको कंटेंट मेरे इस चैनल का पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं मिलती रहूँगी आपके साथ, क्योंकि मुझे आपके साथ बात करना पसंद है और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं बात करती रहूँगी। और फिर मैं आपके साथ मिलूंगी कुछ ना कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, चाहे तो वो विमेन हेल्थ का होगा या फिटनेस का होगा, या कभी हो सकता है ट्रैवल व्लॉग हो, या हो सकता है कभी पेंटिंग से रिलेटेड हो। तो देखते रहिए, फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।